हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सागर एक बार फिर से आपके अपने परिवार कौटिल्य 365 में स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे पहले भारत का भूआकृतिक प्रदेश, जिसमें हमने सबसे पहले आपको उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, उसका उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार की आंतरिक पहाड़ियां, इन सब बातों को लेकर डिस्कस किया था, जिसमें हम उसी टॉपिक को आज कंटिन्यू करेंगे और आपको आज एक बेहतर टॉपिक के साथ पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और आशा करते हैं आप लोगों ने लास्ट की क्लासें देखी होंगी और आप पढ़ भी रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, तो हमारा आज का टॉपिक है भारत का भू आकृतिक प्रदेश। अगर हम भारत के भूआकृतिक प्रदेश को बांट के देखें तो भारत के भूआकृतिक प्रदेश को हम सामान्य तौर पर 4 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने बताया था आपको उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, फिर हमने आपको पढ़ाया प्रायद्वीपीय पठार। 2 टॉपिक और हमारे पास, उत्तर भारत का विशाल मैदान, इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है तटवर्ती द्वीप समूह। क्लियर है। उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश को हमने 4 भागों में बांटा था। इसमें सबसे पहले मेरे पास ट्रांस हिमालय, या ऐसे हम पार हिमालय के नाम से जानते हैं। फिर मेरे पास बृहद हिमालय, जिसे हम महान हिमालय के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारे पास लघु हिमालय, जिसे हम मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। और लास्ट हमारे पास शिवालिक हिमालय, जिसे हम वाह हिमालय के नाम से जानते हैं। इसमें हमने अभी आपको बहुत कुछ बताया था। इसमें हमने आपसे कहा था कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य के क्षेत्र को अलग नाम से जानते हैं, इसके क्षेत्र को अलग नाम से जानते हैं, इसके क्षेत्र को हम अलग नाम से जानते हैं। तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य के क्षेत्र को हम इंडो सांगपो सच्चर जोन के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य के क्षेत्र को मैन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जानते हैं। और बृहद हिमालय और लघु हिमालय के क्षेत्र को हम मैन सेंट्रल थ्रस्ट, इसे मैन माउंटेन फाल्ट के नाम से जानते हैं। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमने प्रायद्वीपीय पठार को देखा, और प्रायद्वीपीय पठार को भी हमने 4 भागों में बांट के देखा। इसके 4 पार्ट कौन कौन से थे? 1, 2, 3, 4। जिसमें सबसे पहले हमने अरावली पर्वतमाला के बारे में बताया था। पश्चिमी घाट के बारे में आपको बताया, पश्चिमी घाट के बारे में। फिर हमारे पास पूर्वी घाट और प्रायद्वीपीय पठार की आंतरिक पहाड़ियां, प्रायद्वीपीय पठार की आंतरिक पहाड़ियों के बारे में डिस्कस किया था। इसमें हमने अरावली पर्वतमाला आपको बताया था कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार दिल्ली से लेके गुजरात के अहमदाबाद तक है। इसकी कुल लंबाई 1100 किलोमीटर है। इसमें और भी हमने आपको बताया था कि सर्वाधिक वर्षा राजस्थान की कहाँ होती है? माउंट आबू की पहाड़ी पर होती है। और राजस्थान का सर्वोच्च शिखर कौन सा? गुरु शिखर है, जो माउंट आबू की पहाड़ी पर है। और जो माउंट आबू की पहाड़ी पर जो गुरु शिखर है, वो राजस्थान का भी सर्वोच्च शिखर है। इसके बारे में डिस्कस किया था। और माउंट आबू की पहाड़ी पर ही क्या है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी है। इसके बाद हमने पश्चिमी घाट को लेकर डिस्कस किया आपसे। पश्चिमी घाट का विस्तार
महाराष्ट्र के दक्षिण में ताप्ती नदी खानदेश से लेकर और कन्याकुमारी तक है। इसकी कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है। इसे हम सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। फिर पश्चिमी घाट में 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर भारत की सर्वाधिक क्या पाई जाती है, जैव विविधता। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो तुरंत आप सीधा कहेंगे पश्चिमी घाट में। क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर क्या होती है बेटा, 200 सेंटीमीटर तक क्या होती है, वर्षा होती है। और 200 सेंटीमीटर वर्षा होने की वजह से ही यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की पादप प्रजातियाँ को जंतु प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिससे जैव विविधता भी बेहतरीन पाई जाती है। अभी रिसेंटली हाल ही में 22 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, यानी कि जिसे हम 22 मई के नाम से जानते हैं। ये भी आपने सुना होगा। पूर्वी घाट की बात करें, पूर्वी घाट में हमने आपको बताया था कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर विशाखापट्टनम है, दूसरा सर्वोच्च शिखर उड़ीसा में महेंद्रगिरी है। इसी तरीके से हमने प्रायद्वीपीय पठार की आंतरिक पहाड़ियों के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने विंध्याचल पर्वतमाला के बारे में बात की, आपसे सतपुड़ा पर्वतमाला के बारे में बात की, हमने शतमाला के बारे में बात की, और विंध्याचल पर्वतमाला को ही हम भारत के विभाजक के नाम से भी जानते हैं, जिसका विस्तार पश्चिम से पूर्व अगर बढ़ते हैं तो गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, फिर यूपी, फिर बिहार, फिर झारखंड में है, पश्चिम से पूर्व के क्रम में। कुल 5 राज्यों में विस्तारित है। इसे हम भारत के विभाजक के नाम से भी जानते हैं। हालांकि कर्क रेखा भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है, ये भारत का विभाजन नहीं करती है। और प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर भारत को बांटने का जो कार्य करता है, उसमें अरावली की पहाड़ियाँ हैं, कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, शिलोंग की पहाड़ियाँ हैं। इसे आप विस्तार से समझने के लिए हमारी लास्ट वाली क्लास को भी देख सकते हैं, जब हमने फुल्ली एक्सप्लेन किया है कि कैसे कैसे विस्तारित किया गया है और कैसे कैसे इसका विभाजन किया गया है। तो आशा करते हैं कि पीछे की बातें जो थी वो थोड़ी सी दिमाग में रिकॉल हो गई होंगी। आज हम नए टॉपिक को लेकर बात करेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज उत्तर भारत का विशाल मैदान। आज हमारे पास एक टॉपिक है भारत के भूआकृतिक प्रदेश का, जिसमें हम सामान्य तौर पर उत्तर भारत के विशाल मैदान के नाम से हम जानते हैं। इसके बारे में पहले बेसिक बातें करते हैं और उसके बाद हम फिर इसकी विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे, देखेंगे। एक शब्द निकल के आया, ये उत्तर भारत का विशाल मैदान। और विशाल मैदानों की से चर्चा करें तो मैदान का मतलब क्या होता है, मैदान किसी न किसी नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए निक्षोभों से निर्मित होता है। नदियों के द्वारा जो अवसाद बहाकर लाए जाते हैं, वही अवसाद जहाँ पे रुक जाते हैं, जमा हो जाते हैं, वहीं पे क्या होता है, एक मैदान का निर्माण होता है। और मैदान कैसा भी हो सकता है, मैदान उर्वरक भी हो सकता है, उसकी उर्वरता भी बेहतर हो सकती है, भूड भी हो सकता है, ऊसर भी हो सकता है, बंजर भी हो सकता है। इन्हीं हम मैदानों के बारे में डिस्कस करने का आपसे प्रयास करेंगे। अगर हम उत्तर भारत के विशाल मैदान की बात करें तो इस मैदान का जो निर्माण हुआ है, उसमें निर्माण में कौन कौन सी नदियां सहायक हैं। पहले तो नदियों की बात करेंगे, कौन कौन सी नदियां सहायक हैं, जिसमें सिंधु नदी का योगदान है, गंगा नदी का योगदान है, गंगा के साथ में यमुना नदी का योगदान भी है, और हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करेंगे, ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करेंगे। क्योंकि यहाँ से एक चीज समझ में ये क्लियर हो गया होगा कि जब हम ड्रेनेज सिस्टम पढ़ते हैं, जिसे हम अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं, अपवाह तंत्र में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास क्या है, हिमालयी नदी तंत्र, जिसे हम हिमालयी नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। और हिमालयी नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां आती हैं समझ में आ गया होगा आपको, कि जिसमें हम गंगा नदी की बात करते हैं और ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं और हम सिंधु नदी की बात करते हैं। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो रहा होगा कि जितनी भी हिमालयी नदियां हैं, और हिमालयी नदियों से ही क्या हुआ है, उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें सिंधु नदी का योगदान हो। सिंधु की सहायक नदियों में झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज नदियां हैं। ये भी अपवाह इनका है, इनसे जुड़ी हुई हैं, इनकी सहायक नदियां हैं। इनकी क्या है, ये सहायक नदियां हैं। और ये नदियां भी कौन कौन सी हैं, झेलम में, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये नदियां जुड़ी हुई हैं किससे, सिंधु नदी से। तो सिंधु नदी को सिंधु की सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी,
गंगा नदी को गंगा की सहायक नदी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया भी था कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना, और यमुना भी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती जो उत्तराखंड में है। तो आशा करते हैं ये बात भी आपके दिमाग में रैंडमली थोड़ा सा क्लियर हो गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम उत्तर भारत के विशाल मैदान की बात करें तो यहाँ थोड़ा मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे हम। देखेंगे यहाँ पर एक नदी है, यहां से एक नदी निकलती है, ये नदी है सिंधु नदी। कौन सी है ये, सिंधु नदी है। इसी तरीके से एक नदी यहां से निकलती है, ये नदी है गंगा। कौन सी नदी है ये नदी है गंगा। इसी तरीके से एक नदी यहां से निकलती है, ये नदी है ब्रह्मपुत्र। हमने अभी आपसे क्या कहा था, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों से ही क्या होता है, उत्तर भारत के विशाल मैदान का क्या होता है, निर्माण होता है। अगर हम उत्तर भारत के विशाल मैदान को देखें तो उत्तर भारत के विशाल मैदान को उत्तर भारत के विशाल मैदान को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से 4 पार्ट हैं इसके, भाबर, तराई, बांगर और खादर। इसे हम भाबर का प्रदेश कहते हैं, तराई का प्रदेश कहते हैं, बांगर का प्रदेश कहते हैं और खादर के प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ रही होगी। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सर ये है क्या, भाबर क्या है, तराई क्या है, बांगर क्या है, खादर क्या है। थोड़ा और समझने का हम प्रयास करेंगे, नेक्स्ट समझने का प्रयास करें। देखें अगर हम थोड़ा मैप में देखने का प्रयास करें, थोड़ा मैप में देखने का प्रयास करें। भाबर कौन कौन से मैदान थे मेरे पास, भाबर, तराई, बांगर, खादर, ये मैदान है। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहां पर एक हिमालय है इस टाइप से, इसे हम बृहद हिमालय के नाम से जानते हैं। यहां पर एक हिमालय है, इसे हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। एक हिमालय यहां पर है नीचे, इसे हम लघु या मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से एक हिमालय और भी हमारे पास, जिसे हम वहा या शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। अब समझेंगे यहां पे कैसे है। ये हमारे पास शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय की पदस्थली में या शिवालिक हिमालय की तलहटी में, ये शिवालिक हिमालय, इसकी तलहटी यही हुई, इसकी तलहटी में 8 से 16 किलोमीटर तक, 8 से 16 किलोमीटर तक, कितना, 8 से 16 किलोमीटर तक जो विस्तारित क्षेत्र है, उस क्षेत्र को कहा जाता है भाबर का प्रदेश। उसे क्या कहते हैं हम, भाबर का प्रदेश। और भाबर के प्रदेश की हम बात करें, अगर हम भाबर के प्रदेश की बात करें
तो इसके विस्तार में क्या है, विस्तार शिवालिक हिमालय के तलहटी में, शिवालिक हिमालय की तलहटी में 8 से 16 किलोमीटर तक, कितना है, 8 से 16 किलोमीटर तक है। अब देखना नदियां ऊपर से आ रही हैं, नदियां किधर से आ रही हैं, हिमालय क्षेत्र से आ रही हैं। तो कॉमन सी बात है, ऊपर से एकदम से पहाड़ टूटेगा, और जब पहाड़ टूटेगा तो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होंगे, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होंगे, उन्हें गोलाश्म कहा जाता है। जब कंकड़ पत्थर, इस क्षेत्र में कंकड़ पत्थर कैसे होंगे, कंकड़ पत्थर बड़े होंगे, कैसे होंगे, बड़े बड़े होंगे। तो जब कंकड़ पत्थर बड़े बड़े होंगे तो नदियां कैसी हो जाएंगी इस क्षेत्र में, नदियां हो जाएंगी, नदियां कैसी हो जाएंगी, इस क्षेत्र में नदियां विलुप्त हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर हैं, क्योंकि इस क्षेत्र से नदियां लगातार बह रही हैं। और जैसे नदियों ने शिवालिक हिमालय को तोड़ा तो शुरुआती दौर में एकदम बड़े बड़े पत्थर टूटेंगे। जब बड़े पत्थर टूटेंगे तो बड़े पत्थर के तलहटी से या बड़े पत्थर की पदस्थली से नदियों का स्राव नीचे नीचे से होगा। जिस वजह से कहते हैं हम कि भावर के प्रदेश में नदियां कैसी हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। और इन बड़े बड़े पत्थरों को गोलाश्म कहा जाता है। इन बड़े बड़े पत्थरों को हम क्या कहते हैं, इन्हें गोलाश्म के नाम से हम जानते हैं। आशा करते हैं ये बात भावर के प्रदेश की आपको समझ में आ गई होगी। अगर पूछा है भावर का प्रदेश क्या है, तुरंत आप कहेंगे भावर का प्रदेश शिवालिक हिमालय की तलहटी में 8 से 16 किलोमीटर तक क्या है, विस्तारित है। ठीक, क्लियर हुआ। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम समझने का प्रयास करेंगे, इसी में नेक्स्ट हम समझने का प्रयास करें, भावर के बाद कौन सा प्रदेश आता है, दूसरा हमारे पास तराई प्रदेश। तराई प्रदेश, तराई प्रदेश के विस्तार की बात करें सबसे पहले, विस्तार तो भावर प्रदेश के दक्षिण में 16 से 30 किलोमीटर तक विस्तारित है। ये 16 से 30 किलोमीटर तक विस्तारित है। तो आप खुद से समझने का प्रयास करें यहाँ पे कि जब 16 से 30 किलोमीटर तक विस्तारित है तो कॉमन सी बात है कि नदियों का पानी लगातार बहते हुआ आ रहा होगा। और उन नदियों के बहाव से क्या होगा, जो कंकड़ पत्थर होंगे लगातार वो भी बहाव में बह रहे होंगे। जब कंकड़ पत्थर लगातार बहाव में बह रहे होंगे तो कंकड़ पत्थर कैसे हो जाएंगे, छोटे, यानी कि बालू नुमा आकृति बनेगी। और जब कंकड़ पत्थर छोटे जैसे हुए तो वैसे ही यहाँ पे क्या कहेंगे हम, जब कंकड़ पत्थर यहाँ पे छोटे हो जाएंगे तो हम यहाँ कहेंगे इस मैदान में नदियां पुनः सतह पर आ जाती हैं। तो यहाँ क्या होता है, नदियां सतह पर आ जाती हैं, इस मैदान में नदियां पुनः सतह पर आ जाती हैं। तो आशा करते हैं ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ होता क्या है कि यहाँ पर ढलान थोड़ा सा, यहाँ ढलान कैसा होता है, ढलान मंद होता है। और ढलान मंद होने की वजह से यहाँ पे दलदल का निर्माण होता है। यहाँ पे क्या होता है, दलदल का निर्माण होता है। और जब दलदल का निर्माण होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि यह क्षेत्र मलेरिया से भी कैसा होगा, ग्रसित होगा। और इस क्षेत्र में क्वेश्चन ये बनता है अच्छा शानदार यहाँ पे कि निम्नलिखित में से उत्तर भारत के विशाल मैदान में से कौन सा क्षेत्र मलेरिया से प्रभावित रहता है। तो यह क्षेत्र कैसा होता है, मलेरिया से प्रभावित, कैसा होता है, मलेरिया से प्रभावित है। और मलेरिया की बात करें तो मलेरिया एक परजीवी जनित रोग है। कैसा है ये, प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग है। यानी कि ये कैसा है, ये परजीवी जनित रोग है। ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक में समझने का हम प्रयास करेंगे। भावर हो गया, तराई हो गया। अब हम बात करेंगे बांगरी प्रदेश की। अगर हम बांगर के प्रदेश की बात करें, तीसरी टॉपिक हमारे पास क्या है, बांगर प्रदेश। अगर हम बांगर प्रदेश के समझने का प्रयास करें तो बांगर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो अहम योगदान निभाया है वो सिंधु नदी ने। किसने निभाया, सिंधु नदी, सिंधु व उसकी
सहायक नदियों ने, किसने? सिंधु व उसकी सहायक नदियां। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है? इसके हम विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कहाँ कहाँ पे विस्तार है इसका? पंजाब में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब समझना यहाँ है क्या कि अगर हम बात करें इसके मैदान का निर्माण कैसे हुआ है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के मैदान का निर्माण, तो इसके मैदान को लेके सिंधु नदी जिम्मेदार है। सिंधु नदी के माध्यम से। और इसका विस्तार कैसे हुआ है? इसका जो विस्तार हुआ है वो गंगा नदी के माध्यम से हुआ है। तो आशा करते हैं ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा और समझने का प्रयास करेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक कटकनुमा आकृति पाई जाती है, कटकनुमा आकृति पाई जाती है, जिसे हम भूड़ या ऊसर के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? भूड़ या ऊसर के नाम से जानते हैं। तो आशा करते हैं ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। और नेक्स्ट हमारे पास इसमें एक टॉपिक बचा हुआ है और समझने का प्रयास करेंगे इसमें और भी क्या हो सकता है। बांग्र प्रदेश में होता क्या है, इसमें प्राचीन जलोढ़ कैसे होते हैं? इसमें प्राचीन जलोढ़ पाए जाते हैं और प्राचीन जलोढ़ होंगे तो स्वाभाविक बात है कि नदियों के माध्यम से नई मृदा बहकर नहीं आई होगी। जब मृदा नई बहकर नहीं आई होगी तो यहाँ पे मिट्टी कैसी हो चुकी होगी? खराब हो चुकी होगी। दलदल होगा तो खराब हो चुकी होगी थोड़ा बहुत। जब मिट्टी खराब हो चुकी होगी, क्योंकि ये लिखा भी है ऊसर है, क्या है? ऊसर है। जब मिट्टी खराब हो चुकी होगी तो ये मिट्टी कैसी होती है? कैसी होती है? ये मिट्टी कैसी होती है? अनउपजाऊ। अतः यहाँ पे फसलों का उत्पादन इतना बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे, फोर्थ टॉपिक हमारे पास खादर प्रदेश। फोर्थ टॉपिक मेरे पास क्या है? खादर प्रदेश। क्या है? खादर प्रदेश। अगर हम खादर प्रदेश की बात करें तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है? सबसे पहले इसके विस्तार की बात करते हैं। एक शब्द लिखा है खादर, तो खादर से दिमाग में ये तुरंत क्लिक हो जाए। इसका जो निर्माण हुआ है नवीन जलोढ़ों से हुआ है। किससे हुआ है? नवीन जलोढ़ से हुआ है। नवीन जलोढ़ का मतलब क्या है कि यह क्षेत्र लगभग हर साल बाढ़ से ग्रसित रहता होगा। किससे प्रभावित रहता है? ये लगभग बाढ़ से प्रभावित रहता है। और इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है? इसके विस्तार की हम बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार। विस्तार की हम बात करें आपसे, पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार में क्या है? इसका विस्तार है। और जैसा कि आप जानते भी हैं, हमने कहा बाढ़ से प्रभावित है, तो बिहार की बात करें तो बिहार में तो अगर हम उत्तरी बिहार की बात करें तो उत्तरी बिहार में लगभग हर साल कोसी नदी क्या लेके आती है? कोसी नदी बाढ़ लेकर आ जाती है। और ये बाढ़ से क्या होता है? पूरा उत्तरी बिहार प्रभावित होता है, जिसे हम बिहार के शोक के नाम से हम जानते हैं। इसी तरीके से तो हमने आपसे क्या कहा कि खादर के मैदान का जो निर्माण हुआ है वो नवीन जलोढ़ों से हुआ है। और नवीन जलोढ़ों से मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर नदियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष नए अवसाद बहाकर लाए
जाते हैं। और जब नए नए अवसाद आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि मिट्टी की उर्वरता भी बेहतर होगी, और जब मिट्टी की उर्वरता बेहतर होगी तो यह क्षेत्र कैसा होगा, यह क्षेत्र खाद्यान्न के दृष्टिकोण से कैसा होगा, उपजाऊ होगा। कैसा होगा, ये खाद्यान्न के दृष्टिकोण से कैसा होगा, उपजाऊ। तो आशा करते हैं ये टॉपिक भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम समझने का इसी प्रयास करें। एक टॉपिक और भी है हमारे पास, इसमें हम एक डेल्टाई प्रदेश के नाम से जानते हैं, जिसे हम डेल्टाई प्रदेश कहते हैं। और डेल्टा से अर्थ ये हुआ कि ये उत्तर भारत के विशाल मैदान का कोई टॉपिक नहीं है। हालांकि कभी कभी ऐसा मिलता है कि उत्तर भारत के विशाल मैदान को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये 5 हो जाते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर वास्तविक में इसे 4 भागों में ही, कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। डेल्टाई प्रदेश क्या होता है, जब नदियां किसी सागर या महासागर में मिलने से पहले, किसी सागर या महासागर में मिलने से पहले दलदल का क्या करें, दलदल का निर्माण करें, और वहां पर जगह जगह पर क्या हो जाता है, जगह जगह पर छोटे छोटे स्थानों पर जल भराव होता है। क्या होता है, जल भराव होता है। उसे हम स्थानीय भाषा में बील कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम स्थानीय भाषा में, इसे स्थानीय भाषा में बील कहा जाता है। स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, इसे बील कहा जाता है। तो आशा करते हैं ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। और सुनना, जब दलदल का निर्माण करेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा। क्या कहते हैं, डेल्टा। और जो कटकनुमा आकृति बनती है, छोटी छोटी झीलें जैसी बन जाती हैं, उन झीलों को क्या कहा जाता है, उन झीलों को ही कहा जाता है बील। और जैसे उन्होंने बील कह दिया तो एक शब्द आया डेल्टा। तो डेल्टा की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, अगर हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, और डेल्टा कौन सा है, तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का है। इसका है, ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का है। और ब्रह्मपुत्र नदी असम में विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप बनाती है। अगर यहां से क्वेश्चन कभी ऐसा मिल जाए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली है। और ये कहां पे है, असम में है। और इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। बता दें अभी हाल ही में पर्यावरण सर्वेक्षण के मुताबिक ऐसा कहा गया है कि यह संकटग्रस्त है। कैसा है, ये संकटग्रस्त है, ये प्रभावित हो रहा है पर्यावरणीय दृष्टिकोण से। तो आशा करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, जिसमें हमने सीखा। आज हमने सीखने का क्या क्या प्रयास किया, एक बार हम रिवाइज करते हैं। इसमें हमने उत्तर भारत के विशाल मैदान की, अगर हम बेसिक फैक्ट की बात करें और थोड़ा सा समझा दें कि इसका विस्तार कितना है, यानी इसकी चौड़ाई कितनी है, और इसकी ईस्ट से वेस्ट या नॉर्थ से साउथ की बात करें, तो अगर हम बात करें पूर्व से पश्चिम की तरफ अगर बात करें उत्तर भारत के विशाल मैदान की, जिसे हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एक बार देख लेंगे आप लोग और एक बार अच्छे से। ये हमारे पास मैप है। इस मैप में उत्तर भारत के विशाल मैदान की हम बात करें तो ये एरिया कौन सा है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है।
और उत्तर भारत का विशाल मैदान किन किन नदियों के संगम से होता है, किन किन नदियों के माध्यम से होता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना और सिंधु नदियों से होता है, जिसमें हम समझने का प्रयास करेंगे। आप देख पा रहे होंगे इधर चौड़ाई कैसी है, थोड़ी सी ज्यादा है, और इधर चौड़ाई थोड़ी सी कैसी है, इधर असम वाले एरिया में थोड़ी सी कैसी है, ये कम यहाँ पे हो जाती है। तो हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें इसकी। हम अगर हम बात करें इधर से पूर्व से पश्चिम की तरफ, तो ये कितने किलोमीटर लंबा है? ये 3200 किलोमीटर। कितने किलोमीटर लंबा है ये? 3200 किलोमीटर। इसकी औसतन चौड़ाई की बात करें हम नॉर्थ से लेकर साउथ तक, अगर हम औसतन चौड़ाई देखें तो इसकी 150 से लेकर 300 किलोमीटर तक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये चौड़ा है, यहाँ पे कैसा है, थोड़ा सा पतला हो गया इस टाइप से। असम में तो इसकी चौड़ाई है वो लगभग में 90 किलोमीटर तक रह जाती है। चौड़ाई कितनी? 90 किलोमीटर तक। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो सबसे पहले हमने क्या क्या सीखा इस टॉपिक में, एक बार हम पूरा रिवाइज करो। देखो इसे ना, उत्तर भारत के विशाल मैदान को देखा, इसे हमने 4 भागों में बांट लिया, 4 भागों में, जिसमें भाबर, तराई, बांगर और खादर के नाम से जाना। हमने ये कहा कि यहाँ पर इस क्षेत्र में नदियां कैसे हो जाती हैं? नदियां विलुप्त हो जाती हैं। यहाँ नदियां पुनः सतह पर आ जाती हैं। बांगर कैसा है? उपजाऊ है, और इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और वेस्ट यूपी में। यहाँ पे पश्चिमी यूपी में है। ठीक, ये कैसा उपजाऊ है, यहाँ उपजाऊ क्षेत्र नहीं है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है? तो पूर्वी यूपी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, और इसका विस्तार सर्वाधिक कहाँ पे है? बिहार में है। अगर हम इसके मैदान की बात करें, इसके मैदान में का सबसे ज्यादा जो निर्माण हुआ है वो किस नदी से हुआ है? सिंधु व उसकी सहायक नदियों से हुआ है। इसके निर्माण की बात करें तो ये किससे हुआ? गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र प्लस गंगा की सहायक नदी कौन सी है? यमुना। और ध्यान रखना, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना, जो उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से ही निकलती है। क्लियर हुआ ये? तो यहाँ ये क्षेत्र कैसा है? खादर है, तो उपजाऊ है। उपजाऊ हम यहाँ ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसे खादर है तो यानी खाने योग्य यहाँ पे क्या होता है? खाद्य सामग्रियों का उत्पादन होता है। इसे खादर के नाम से हम जानते हैं। ये कैसा हो गया? उपजाऊ हो गया। ये कैसा हो गया? अनुपजाऊ हो गया। नदियां यहाँ कैसे हो जाती हैं? पुनः सतह पर आ जाती हैं, और ये यहाँ नदियां विलुप्त हो जाती हैं। इसका विस्तार 8 से 16 किलोमीटर तक है। इसका विस्तार 16 से 30 किलोमीटर तक है। एवरेज हम चौड़ाई की बात करें पूरे मैदान की, तो इसकी चौड़ाई लगभग 3200 किलोमीटर है। अगर हम इसकी थोड़ी सी लंबाई की बात करें तो लंबाई में बेटा इसमें ये 150 से 300 किलोमीटर तक है। असम में ये 90 किलोमीटर के अराउंड तक हो जाती है। तो आशा करते हैं ये सारे टॉपिक्स आपको आज समझ में आ गए होंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में आपसे नेक्स्ट सब्जेक्ट को लेकर डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।